Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, Magnet Brains में है एक से एक टीचर्स जो कि आपके सभी सब्जेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, लगातार ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपकी मदद करते रहते हैं बिकॉज टुगेदर वी कैन विन। और इसी के साथ हम इसी अच्छी बात से चलिए शुरुआत करते हैं हम रिविजन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये तो मैं आपको अभी बता ही दूंगी। आपको पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो हमने क्यों बनाया है। ये एक रिवीजन वीडियो है जिसको देख करके आप अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो कि आपसे किसी भी सॉल्यूशन में पूछेंगे, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, ठीक है। इन सभी में यही सारे टॉपिक्स आपके काम में आने वाले हैं। तो फिर चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेल बेसिकली सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्लांट्स में। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है किसी पेरेंट प्लांट से नए प्लांट का प्रोड्यूस होना। अब ये जो रिप्रोडक्शन है प्लांट का, आपने अलग अलग तरीके से देखा होगा। किसी प्लांट को लगाने के लिए आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी प्लांट्स को लगाने के लिए आप क्या करते हैं, उसके स्टेम को काट करके उसे दूसरे गमले में लगा देते हैं, पॉट में लगा देते हैं और वो लग जाता है। किसी प्लांट में उसके लीफ से ही वो नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। किसी प्लांट में या फिर किसी वेजिटेबल में आप देखते हो कि एक नया प्लांट उसमें ही ग्रो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं एक नए प्लांट के प्रोडक्शन की, एक नए प्लांट के जनरेशन की, ठीक है। अब पूरी चीज़, अगर ये पूरी जो दुनिया है उसमें जो चीज़ आई है उससे ही एक नई चीज़ प्रोड्यूस होती है और हमारा जो पूरा साइकिल है वो चलता रहता है। जैसे प्लांट में आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। जैसे अगर आपको रोज़ प्लांट लगाना है तो जनरली स्टेम को कट करते हैं और उसे लगा देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जिंजर रखा हुआ है या पोटैटोज या ओनियन रखा हुआ है। अगर बारिश का टाइम है, थोड़ा मॉइस्ट सा सीज़न है या नॉर्मल सीज़न में भी आप देखते हो धीरे धीरे अगर वो रखे हुए तो उनके ऊपर एक नया बर्ड क्रिएट हो जाता है। बर्ड मतलब जिससे कि एक नया प्लांट लग जाए। ओनियन में तो आपको हरी हरी उसके जो लीव्स है वो भी दिखना चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबके रिप्रोडक्शन का तरीका प्लांट्स में अलग अलग होता है। इसीलिए जो इनका रिप्रोडक्शन है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल का क्या मतलब होता है? एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें प्लांट के ही किसी पार्ट की मदद से, ठीक है, एक ही प्लांट से अगर कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें फ्लावर्स बेसिकली काम करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और उससे बनता है सीड, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम दोनों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से तरीके से प्लांट बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे बनते हैं, ठीक है। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेल हम इसमें सारे प्लांट्स को कवर करेंगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आपने देखा होगा फंगी, ठीक है, या फिर छोटे छोटे तालाब में लगने वाले जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से लग जाते हैं, ठीक। तो हर एक तरीके के प्लांट के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब छोटे से छोटा प्लांट या बड़े से बड़ा प्लांट कैसे लगता है, तो ये इतने सारे मेथड्स के थ्रू लगते हैं, ओके। सो इसमें अपन को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो चलिए अपन ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो दो तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने जैसे बताया एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जिसमें कि न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से ही नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए। वेजिटेटिव पार्ट मतलब कि लीफ, स्टेम या रूट, इन तीनों की मदद से अगर कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें हमें किसी भी सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू प्लांट अराइजेस थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट,
रिप्रोडक्टिव पार्ट से अगर जब नया प्लांट प्रोड्यूस हो, और रिप्रोडक्टिव प्लांट जनरली कौन से होते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड, है ना। इसमें बेसिकली फ्लावर की हेल्प से ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि फ्लावर बनता है, फ्लावर ही जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उस फ्रूट से सीड मिलता है, फिर उस सीड को जब आप सॉइल में लगाते हो तो फिर नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये सेक्सुअल कहलाएगी, और जिसमें हमें सीड्स का वेट ना करना पड़े, हम डायरेक्टली लीफ की मदद से या फिर स्टेम की मदद से या रूट्स की मदद से ही एक नया प्लांट लगा लें, तो वो क्या कहलाता है, आपका एसेक्सुअल। जैसे आप मनी प्लांट को लगाते हो, आप मनी प्लांट का अगर बड़ा सा कहीं पर लगा हुआ है उसका पौधा, तो आप उससे तोड़ करके ले आएंगे उसके स्टेम को, और अगर उसको पानी में लगा देंगे तो वो वहीं से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो वहां पर इसका मतलब नया प्लांट कैसे बन गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। तो चलिए अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पैरेंट इज नीडेड, रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पैरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक ही पैरेंट की जरूरत होती है और इससे प्रोड्यूस होने वाला जो प्लांट है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने मदर प्लांट के, पेरेंट प्लांट के। मतलब जिस भी प्लांट से वो निकला है, अब आप ऑब्वियस सी बात है, एक प्लांट है जिसके स्टेम को काट करके आपने वहीं लगा दिया, दूसरी जगह पर लगा दिया, तो वो एग्जैक्ट वैसे ही प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए वो प्लांट येलो कलर का फ्लावर देता है तो वो प्लांट भी येलो ही देगा, ठीक है। जैसी क्वालिटी उसकी होगी वही क्वालिटी उसकी होगी। जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ उसमें है उसमें होंगी, हो सकता है अगर उसमें कुछ डिसीजेज है तो वो डिसीज उसमें भी चली जाएंगी। तो मतलब एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट का, इसमें एक ही प्लांट की जरूरत पड़ती है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Many unicellular and multicellular organism reproduce asexually। अब प्लांट्स के अलावा जो और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलर या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, ठीक है। सो इट इज इन दिस प्रोसेस पेरेंट ऑर्गेनिज्म ईदर स्प्लिट्स और पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है या जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, या तो वो ही स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में और उससे दो अलग अलग चीजें प्रोड्यूस हो जाएंगी, दो अलग उसी के तरह उनके नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि उस पेरेंट प्लांट के किसी एक पार्ट को काट करके जब आप लगा देते हो तो उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक अपने ही खुद के पार्ट से, अपने खुद के बॉडी पार्ट से जो एक नया चीज ऑफस्प्रिंग, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एक तो नेचुरल होता है जो कि आपके हमारे नेचुरल मदर नेचर के द्वारा होता है, तो वो होता है आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिसमें स्टेम, रूट्स इन सब की मदद से हो। एक होता है बडिंग, ये अपन पढ़ेंगे आगे, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी नेचुरल मेथड्स हैं जिसकी मदद से कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड, जो कि हम करते हैं, हम इंसानों ने डेवलप की है, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इन सब के बारे में चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अभी तक हम क्या सीख गए, स्लाइड तक अपन ने ये समझ लिया कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जिसमें प्लांट के किसी पार्ट की मदद से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए, या वो प्लांट ही किसी दो पार्ट में टूट जाए और उससे नया ऑर्गेनिज्म अगर जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के फिर हमने टाइप देखे, तो भाई ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल मेथड जो कि ऑलरेडी होती आ रही है के साथ में, और एक आर्टिफिशियल मेथड जो कि इंसानों ने डेवलप करी हुई है, ठीक है। तो चलिए एक एक को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन कौन सी प्रोसेस है, ये आपकी नेचुरल मेथड। अपन पहले नेचुरल डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आर्टिफिशियल पर चलेंगे। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले आता है आपका फ्रैगमेंटेशन। तो अब जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये स्पैरोजेरा है। स्पैरोजेरा एक तरीके का, एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को, जैसे कि आपने तालाबों पे वो देखा होगा ना, हरा हरा सा जमा हुआ रहता है, तो वो स्पैरोजेरा होता है। तो बेसिकली स्पैरोजेरा कैसे डेवलप होता है, तो एक पेरेंट प्लांट जो है वो दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। फिर उससे और दो प्लांट टूटते हैं और दो प्लांट टूटते हैं, और इस तरह से धीरे 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 रिप्रोड्यूस होते जाते हैं और हर जगह भर जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन यही प्रोसेस है। इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ द पेरेंट
ये जैसे कि पेरेंट है, तो द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस ईच ऑफ विच कैन रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए या नया ऑर्गेनिज्म उसी की तरह प्रोड्यूस हो जाए, तो ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ द पेरेंट break into distinct pieces, each of which can produce one and offspring। एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो इसकी बॉडी से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो इन द स्लिमी ग्रीन एल्गा दैट यू कैन सी ग्रोइंग इन द स्टैगनेंट वाटर, ठीक है, आपने देखा होगा स्टैगनेंट वाटर के ऊपर एक स्लिमी सा ग्रीन एल्गा रहता है। रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो वो जो ग्रीनी स्लिमी आपने पानी देखा होगा, तो वो एल्गा कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वो इसी फ्रेगमेंटेशन से एक प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद उस एक से दो प्रोड्यूस हुए, मतलब वो अपने बॉडी को तोड़ करके उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर वो ग्रो कर गया, फिर उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर वो ग्रो किया, फिर वो दो पार्ट में, और इस तरह से पूरे उसमें ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। आई होप ये क्लियर हुई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड है नेचुरल मेथड, जो कि होती है बडिंग, है ना। तो बडिंग क्या होती है? तो बड का मतलब होता है एक स्मॉल आउटग्रोथ। जैसे कि ये एक चीज है, इसके ऊपर ये बड निकल गया, तो एक स्मॉल सा ग्रोथ उसके ऊपर हो गई। तो बडिंग, इन दिस प्रोसेस ऑफ बडिंग अ स्मॉल बड ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर एक और बॉडी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, एक बर्ड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑफ बर्डिंग अ स्मॉल बर्ड grows on the body of parent organism and when the time comes it detach itself to form a new organism। क्या होता है कि ये मान लीजिए पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे इसका पार्ट ऊपर की तरफ उठता जाता है और ये बर्ड बना लेता है, ठीक है। इस बर्ड के ऊपर और ज़्यादा बर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं और ये अपने आप को फिर उससे डीअटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से कौन सी चीज़ फैलती है, इस तरह से किस चीज़ का रिप्रोडक्शन होता है? तो हाइड्रा और जो यीस्ट होते हैं वो इसी प्रोसेस से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। यीस्ट का यूज़ आप करते हो आपके फेवरेट छोले भटूरे बनाने में। तो भटूरे में जो यीस्ट का फैलना है वो कैसे होता है? इसी तरीके से होता है कि यीस्ट का एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, एक और सेल वो डीअटैच होगी, ठीक है, उसके ऊपर एक और हो जाएगी, इस तरह से ये पूरे फैलते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो हाइड्रा और यीस्ट में होती है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गई बडिंग, जिसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर पेरेंट के ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है और इससे एक नए रिप्रोडक्शन फिर होना शुरू होता है, ठीक है। सो ये हाइड्रा का रिप्रोडक्शन है बाय द मेथड ऑफ बडिंग। आप देख सकते हो ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। अब ये देखिए उसी पेरेंट में एक नया बर्ड निकला, ये बन गया, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया और ऑटोमेटिकली डीअटैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, है ना। बडिंग में अपन ने देख ही लिया है कि भाई ये जो आपका यीस्ट है वो किस तरह से ग्रो करता है, तो ये इस तरह से यीस्ट ग्रो करता है। क्लियर? अब इसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन आपने कहाँ देखा होगा? तो आपने ब्रेड के ऊपर ये स्पोर फॉर्मेशन देखे होंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है। तो सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अब ये जो प्लांट्स हैं जैसे कि मोसेस, फर्न्स एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूसेस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे जो है ये सभी रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स हैं। अ स्पोर इज अ टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। ये स्पोर क्या होता है? एक छोटी सी एक यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल की बॉडी होती है जिसके चारों तरफ एक थिक वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। ये किसी भी न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। जब कंडीशंस अच्छी हो तो ये धीरे धीरे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रेड मोल्ड दैट कैन ऑफन बी सीन ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट स्टेल ब्रेड ग्रोज व्हेन स्पोर्स सेटल ऑन द ब्रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्पोर्स हैं ये ब्रेड के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन और इससे प्रोड्यूस होने वाले नए प्लांट्स। फिर होता है भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जब कोई प्लांट के ऊपर इस तरह से एक नए स्टैम्स को निकलना शुरू हो जाए तो ये होता है उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मदर प्लांट, है ना। अगर किसी के वेजिटेटिव पार्ट से, किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? रूट
स्टैम्स और लीव्स, अगर इनसे कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन होता है? फ्लावर्स और फ्रूट या सीड्स, ठीक है। इनके बिना यूज से अगर कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। It is known as vegetative reproduction. याद रखिएगा कि when new plants are produced from the vegetative part of the mother plant, such as root, stems or leaves, without the help of any reproductive organ, it is known as the reproductive या vegetative reproduction. Many plants like cactus and strawberry reproduced by the वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैक्टस और जो स्ट्रॉबेरी है, आप स्ट्रॉबेरी को देखिएगा कि उसकी जो स्टेम्स है, जो नीचे की रूट्स है, उसी से एक नया 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 प्लांट बनना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से कैक्टस जो है उसमें आप देखते हो कि साइड में अगर आप उसको कट करके लगा दोगे तो एक नया कैक्टस प्रोड्यूस हो जाएगा। आपने देखा होगा आपके पोटैटोज में इस तरीके का एक स्टेम ट्यूबर्स कहलाते हैं, ये निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको अगर आप सॉइल में लगा दोगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये क्या है? सभी ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो प्लांट्स दैट अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस आर ग्रीन ग्रास, ठीक है, ब्रायोफिलम, मनी प्लांट, पोटैटो प्लांट, ओनियन, बनाना। तो ये जो प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं वो होती है आपकी ग्रास। आपने देखा होगा कि आप ग्रास को, अगर आपने गार्डन में कभी ग्रास लगाई हो तो आप थोड़ी थोड़ी जगह लगा देते हो, लेकिन धीरे धीरे वो फैल जाती है बिना किसी सीड्स के, बिना किसी फ्लावर के, ना किसी फ्रूट के। क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो रूट्स है, वो धीरे धीरे फैल करके एक नया नया सा अपना पूरा ग्रास फैला लेती है। इसी तरीके से पोटैटो में होता है, ब्रायोफिलम की एक पत्तियां होती है जिसमें लीव्स में ही एक नया पौधा जनरेट होना शुरू हो जाता है। मनी प्लांट में भी यही होता है। और आपके अनियन में तो आपने देखा ही होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ ये निकलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब कि एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। बनाना में तो ये सारे सभी क्या करते हैं? ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। पोटैटो में जो स्मॉल बर्ड्स उसकी सरफेस पर बन जाता है उसको आप आई कहते हो। क्या कहते हो? आई, जिसको आप स्टेम ट्यूबर या आई कह सकते हो। ईच बर्ड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और अगर आप उस बर्ड को सॉइल में लगा दोगे तो क्या होगा? एक नया प्लांट लगना शुरू हो जाएगा। अब उसी में लगना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सारे ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो सॉइल से ही मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सॉइल से ही होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि भाई अगर इन बर्ड्स को अगर आपको प्रॉपर तरीके से ग्रो करना है या और ज़्यादा पोटैटोस बनाने हैं तो आप इसको सॉइल में लगा दें। So new plants are also reproduced by the parts of undergo stems in ginger and from the bulbs in onion and tulip. ठीक है, लिली एंड ट्यूलिप जो है वो भी इसी तरीके से जनरेट हो जाती हैं जैसे आपकी ऑनियन। आप अगर इनको लगा देंगे तो इनसे नए प्लांट्स और ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेचुरल मेथड। In some plants such as strawberry and grasses, the main plant developed the side shoots will have buds that grow into the new plants. अब बेसिकली क्या होता है कि इनमें ना साइड में ये बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रॉबेरी को देखिए, यहाँ से एक नया बर्ड बनेगा और इस बर्ड से ना फिर एक नया इस तरह से ये स्टैम बढ़ता जाएगा बर्ड का, और एक जब जैसे ये अपना एक मतलब देखिए बेसिकली क्या ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट से एक ब्रांच निकली जिसमें एक बड है। जैसे ये बड ग्रो करेगा, ग्रो करते 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 ये धीरे धीरे अपने रूट्स बना लेता है और एक नया प्लांट ग्रो करता है। फिर एक बड निकलता है, फिर वो ग्रो करता है। इस तरह से बड फॉर्मेशन के साथ स्ट्रॉबेरी में और ग्रासेस में ये पूरी जगह पर फैल जाते हैं। ठीक है, तो जो मेन प्लांट है वो कहाँ डेवलप होता है? साइड शॉट्स में। ये जो साइड से एक बर्ड्स निकल के शॉट्स में कन्वर्ट होगा और ये धीरे धीरे ग्रो करके प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स, roots and the shoots of the some plants. The leaf of Bryophyllum has many buds on its margin. आप देखिए ये बायोफिलम का एक लीव्स है जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। These birds give rise to the new plants. और इन्हीं बर्ड्स को जो आप अगर किसी सॉइल में लगा दोगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो मतलब कि इनमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है इनके स्टैम पे, इनके शॉट्स पे, इनके शॉट्स पर, तो जिसकी मदद से एक नया प्लांट जो है ऑटोमेटिकली पूरी सॉइल में फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद अपन चलेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेचुरल मेथड्स हमने यहाँ पर खत्म कर ली, जिसमें हमने बडिंग पढ़ा और क्या क्या पढ़ लिया है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आ जाते हैं हम सीधे आर्टिफिशियल मेथड्स पर।
सो ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल मेथड की पहली प्रोसेस है ग्राफ्टिंग. तो दिस मेथड is commonly used in horticulture to develop the new varieties of fruit plant. Basically इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं ताकि हमें फ्रूट की नई नई वैरायटी मिल सके. जैसे आपने देखा होगा कि मैंगोज की आपको कई तरीके की वैरायटीज मिल जाती है, या रोजेस की कई तरीके की वैरायटीज मिल जाती हैं. तो ये सारी चीजें होती किस तरह से हो, तो ये इस सारी चीजों को अचीव किया जाता है ग्राफ्टिंग प्रोसेस से. अब ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो प्लांट्स लेते हैं डिफरेंट वैरायटी के. एक प्लांट जिसमें बड है, बड मतलब छोटी सी गठान टाइप आपको दिखेगी उसके अंदर, ठीक है. तो एक ऐसा प्लांट जिसमें बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बड, उसे कट किया जाता है यहां से, ठीक है, जो कि बनाता है साइकॉन. क्या कहते हैं उसे अपन, सायोन. तो ये जो सायोन है, ठीक है, ये एक प्लांट का दूसरे प्लांट को इस तरह से कट किया जाता है कि उसमें एक स्टॉक क्रिएट हो. स्टॉक मतलब वो पोर्शन जिसमें नीचे अंदर बहुत अच्छी तरीके से रूट्स जो है वो बनी हुई है या लगी हुई है, ये वाला पोर्शन स्टॉक कहलाता है. अब क्या करते हैं, ये जो सायोन है इसे अपन इसके स्टॉक में कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से टाई कर देते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहा जाता है. ओके, द स्टॉक शुड हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर द सॉइल. बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टॉक है उसको हम ऐसी सॉइल में लगाएं, मतलब उसका जो स्टॉक है उसकी जो रूट्स है वो काफी एक्सटेंसिव, बहुत अच्छी होनी चाहिए. Clear? So this method is commonly used in horticulture to develop the new varieties of fruit plants. It consists of keeping a twig or bud of one plant. एक किसी का एक twig या फिर bud जो है उसको ले लेते हैं जिसको अपन कहेंगे scion, over the cut stem of another plant called the stalk and tying them up together. और दोनों को हम tie कर देते हैं. अब क्या होगा, जैसे आपने दोनों को कट किया तो अब कुछ टिश्यूज आपके एक प्लांट के हैं, दूसरे टिश्यूज दूसरे प्लांट के हैं, दोनों आपस में काम करते हैं और एक नई चीज फॉर्म कर लेते हैं. सो द टिश्यूज ऑफ द स्टॉक एंड सायोन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्लांट. अब इन दोनों के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, वो आपस में ज्वाइन होते हैं और एक नए प्लांट को बनाते हैं. द स्टॉक सप्लाई द एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द सायोन. अब जो स्टॉक है, स्टॉक किस पार्ट को कह रहे हैं, जो कि आपके सॉइल में लगा हुआ है, जिसका पोर्शन रूट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है. तो इस प्रोसेस में ये जो रूट्स हैं, क्योंकि ये आपकी बढ़िया अच्छे तरीके से सारा न्यूट्रिशन सायोन को पहुंचाती जाएगी और एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा. दिस मेथड हेल्प टू डेवलप अ न्यू वैरायटी बाय कंबाइनिंग द फीचर ऑफ टू प्लांट. और इस तरह से दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपको अलग अलग फीचर्स की दो वैरायटीज मिल जाएगी और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा. For example, a high-yielding variety may be grafted to a disease-resistant variety to develop a new variety with a both characteristic. अगर एक ऐसी वैरायटी है जो कि बहुत अच्छी तरीके से यील्ड करती है और एक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, तो दोनों को मिला करके एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया जा सकता है. अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें ये ड्राफ्टिंग की प्रोसेस की जाती है. जैसे कि कुछ फ्रूट ट्रीज होती है जिसमें हम ड्राफ्टिंग प्रोसेस करते हैं, मैंगो, गुआवा, चीकू, इन सभी को ड्राफ्टिंग की मदद से नई नई वैरायटी का बनाया जाता है. इसी के साथ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, जैसे कि रोजेस, हिबिस्कस, बोगनविलिया. तो ये सारी वो वैरायटीज हैं जो कि फ्रूट्स या फ्लावर्स के लिए होती हैं, ठीक है. तो ये कौन सी मेथड थी, ये थी आपकी ड्राफ्टिंग. अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कटिंग, उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप इसको ध्यान से देखिए. ये हमने कट किया किसी को बड के पास से, ठीक है. इस तरह से अपन तीनों तरीके से कट कर सकते हैं. और ये दूसरा पार्ट है जहाँ पर दूसरा प्लांट है जिसमें हम इसको लगाना है. तो दूसरे प्लांट को अपन ने इस तरह से यहाँ से उसका हिस्सा निकाला और इसे जोड़ दिया यहाँ पर और इनको अच्छी तरीके से टाई कर दिया. कुछ दिनों बाद ये आपस में जुड़ करके एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं. ओके, चलिए अब नेक्स्ट है आपकी कटिंग. तो इस मेथड में क्या होता है, इन द कटिंग इन दिस मेथड द हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग द लीफ बर्ड्स इज कट ऑफ एंड प्लांटेड इन अ मॉइस्ट सॉइल. अब आप देखिए कि यहाँ से एक नया बर्ड मतलब कि जहाँ से एक नया प्लांट या फिर एक नई ब्रांच ग्रो करती है. जैसे कि आप ये प्लांट को देखिए, यहाँ पर एक नई ब्रांच थी, इसको अपन ने यहाँ से कट करके जिसमें लीव्स है और ये सारी चीज़ें हैं उसको एक नई जगह पर एक नए सॉइल में ही लगा दिया. तो इससे एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया. तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कटिंग की प्रोसेस. अब ड्राफ्टिंग और कटिंग लगभग आपको सेम लगेगी पर सेम है नहीं, क्योंकि ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी प्लांट को कट करके किसी दूसरे प्लांट के ऊपर टाई कर देना,
ठीक है। और कटिंग क्या मेथड है, कटिंग मेथड में आपने प्लांट को कट करके इसको डायरेक्टली सॉइल में कनेक्ट कर दिया या लगा दिया, ठीक है। तो ये मेथड क्या होगी, आपकी कटिंग मेथड होती है। द कटिंग डेवलप्स रूट्स एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप प्लांट को कट करके किसी और उसमें लगा दोगे तो उसके रूट्स डेवलप हो जाते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। दिस मैथड इज यूज टू प्रोपोगेट प्लांट्स लाइक रोज, बोगनविलिया एंड शुगर केन। अब अपन ने रोजेस के साथ में अपन ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि हम उसकी वैरायटी को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, नई टाइप के रोजेस आप बना सकते हैं। बोगनविलिया जो होता है उसकी मदद से भी हम इस तरह से प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक नया अगर आप उसको कट करके बस लगा दोगे तो वो लग जाते हैं। साथ ही साथ शुगर केन जो होता है वो भी प्लांट ऐसा है कि आप उसको कट करोगे उसके बर्ड के पास से और लगा दोगे तो वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट अलाउज मैनी न्यू प्लांट टू बी रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट विदाउट वेटिंग फॉर द फ्लावर्स एंड सीड्स। तो इसमें भी हमें फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही सीड्स की रिक्वायरमेंट होती, मतलब इनका वेट नहीं करना पड़ता और एक नया प्लांट जो है वो इस तरह से ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको बता दी है आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें हमने ग्राफ्टिंग पढ़ी, कटिंग पढ़ी। अब किसकी बारी आएगी, लेयरिंग की। तो लेयरिंग में क्या किया जाता है, अ यंग ब्रांच इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या किया अपन ने, एक ब्रांच यहाँ से एक प्लांट की निकल रही थी, हमने उसको बेंड कर दिया सॉइल के ऊपर, ठीक है, इस तरह से, और उसके ऊपर और ज़्यादा सॉइल को डाल दी, ठीक है। जैसे आप इसे करोगे फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट। अब इसका जो कवर्ड पार्ट होगा वहां से रूट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड अ लेयर। इसी को क्या कहते हैं अपन, लेयर कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे लेयर बनना शुरू हो जाएगी। The branch can now be cut and made to grow into a new plant. अब अपन क्या करेंगे, हमने यहाँ से फिर इसको कट कर देंगे और ये जो प्लांट है वो धीरे 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 अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक टिश्यू को रिमूव किया आपने, वहाँ पे सॉइल लगा दी, ठीक है, और उसको पॉलीथीन से टाई कर दिया। अब जब इसमें रूट्स बन जाएगी तो आप इसको निकाल करके किसी दूसरी सॉइल में लगा दोगे तो फिर वो वहाँ से ग्रो करना चालू कर जाता है। इसी को लेयरिंग की प्रोसेस कही जाती है। अब लेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपने इसके एक ब्रांच को सॉइल में डाल दिया तो उसको जो न्यूट्रिशन बेसिकली रूट से मिलना था, पानी, वो इस प्लांट के रूट से मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, साथ ही साथ इस यहाँ पे नई रूट्स डेवलप होना चालू हो जाती हैं। जब पूरी तरीके से रूट्स बन जाएंगी तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और एक नई जगह पर इसको आप लगा दोगे तो क्या होगा, फिर एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो द ब्रांच कैन नाउ बी कट एंड मेड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। दिस मेथड इज कॉल्ड द लेयरिंग एंड इट is commonly used by the gardeners to develop the plants such as jasmine, चमेली, जैस्मिन मतलब जिसको चमेली कहते हैं, रोज एंड बोगनविलिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से जो प्लांट है वो लेयरिंग की मदद से भी ग्रो करे जा सकते हैं। तो अगर आपके गार्डन में बोगनविलिया है, चमेली है, रोज है तो आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब एक होता है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। किसी प्लांट के ग्रोइंग जो टिश्यू होता है उसको तोड़ करके हम इस तरह से एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, एक अच्छे टेम्परेचर में, कंट्रोल टेम्परेचर में, और जब उसमें रूट्स निकल जाते हैं तो फिर हम उसको मल्टीपल प्लांट्स में लगा देते हैं। सो द सेल्स आर सेपरेटेड इन दिस मेथड। अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। याद रखिएगा, इसमें टिश्यू को निकालते हैं किसी भी ग्रोइंग टिप, प्लांट के ग्रोइंग टिप से। The cells are separated and kept in a nutrition medium under the control condition. इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम हम रखते हैं और उसके अंदर हमने इसको टिश्यूज को डाल दिया एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, मतलब टेम्परेचर और ये सब कंट्रोल में था, उसमें आपने रख दिया। द न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन द हॉर्मोन्स दैट मेक द सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म द ग्रुप ऑफ सेल। अब एक टिश्यू को आप डालोगे और इससे क्या हो जाएंगी, बहुत सारी टिश्यूज वहाँ पर या फिर बहुत सारे सेल्स जो है बन जाते हैं और धीरे धीरे उसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। रूट्स ऑल्सो डेवलप, दीज आर देन कैप्ट इन अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स दैट अनेबल द शूट्स टू डेवलप। इसके बाद क्या डेवलप हो जाएंगे, ये शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, शूट हो जाएगा, ठीक है। सो the different plants can now be grown in a pots of the soil. Orchid, ठीक है, asparagus and many other plants are grown by this
मेथड, ठीक है। तो ऑर्चिड का जो प्लांट होता है वो बेसिकली इसी तरीके से करते हैं कि एक न्यूट्रिशन सॉल्यूशन के अंदर हम एक प्लांट के टिश्यू को लेकर के डाल देते हैं, धीरे धीरे उस टिश्यू से और ज़्यादा टिश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, उसको अपन अलग अलग कर देते हैं जिसमें धीरे धीरे रूट्स क्रिएट हो जाती हैं, फिर शूट हो जाता है, वो जैसे ही शूट होता है तो उसको पानी से निकाल करके हम उसे डिफरेंट पॉट में लगा देते हैं। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, राइट। तो चलिए ये तो हो गई हमारी कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि भाई आर्टिफिशियल मेथड आपकी सिंथेटिक भी होती हैं और आपकी नेचुरल भी होती हैं, और सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल भी होती हैं। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ पॉइंट्स अगर याद रहें तो बहुत अच्छी बात है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेजिटेटिव पार्ट ही यूज़ होते हैं, या तो रूट्स होंगी, स्टैम्स होंगी, लीव्स होंगी, तो ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। इसलिए अपन इसमें एडवांटेजेस वेजिटेटिव के देख करके, या फिर वेजिटेटिव बोल रहे हैं दैट मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। So vegetative reproduction is very useful to plant growth because of the following reason. It allows them to produce new plant quickly. अब इससे क्या होता है कि नया प्लांट जल्दी से लग जाता है, आपको सीड्स का वेट नहीं करना पड़ता, फ्लावर का वेट नहीं करना पड़ता। यूजिंग प्लांट पार्ट्स टेक लेस टाइम दैन वेटिंग फॉर द सीड्स टू ग्रो। जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांट डायरेक्टली लग जाता है, सीड्स की ज़रूरत नहीं रहती। For example, fruit plants grown by this method start bearing fruit much earlier than the plants growing from the seeds. अब वो प्लांट जो कि सीड से लगेंगी तो भाई उसमें सीड होगा, जर्मिनेशन होगा सीड्स का, फिर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, धीरे 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 वो ग्रो करेगा, लीव्स आएंगी, देन बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट प्लांट लगा दिया तो आधी प्रोसेस तो आपने कन्वर्ट कर ही दी है, सिर्फ वो धीरे जल्दी से ग्रो करके फ्रूट आपको दे देगा। तो इस मेथड से अगर अपन फ्रूट लगाते हैं या प्लांट लगाते हैं तो वो जल्दी फ्रूट देंगे, और नॉर्मल जो आपके सीड्स मेथड से प्लांट लगते हैं वो थोड़ी देर से फ्रूट देते हैं। द प्लांट प्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। अब जो भी प्लांट आप लगाओगे वो ऑब्वियस सी बात है उसके पार्ट को निकाल कर ही आपने दूसरा प्लांट बनाया है, तो ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। दे हैव नो वेरिएशन, अब इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। This is also an advantage for the plant growths as they can produce exact copy of plant with the required characteristics such as resistance to disease. अगर कोई ऐसा प्लांट है जो डिसीज रेजिस्टेंस है तो फिर वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो सेम आपको मिलता जाएगा। All plants produced will have the same characteristics, और जितने भी प्लांट्स होते हैं सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। Plants propagate vegetatively usually need less attention than plants grown from the seeds in the earlier stage of the growth. अब भाई आपने सीड को सॉइल के अंदर लगाया है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत तेज़ी से पानी ना डाला जाए, अदरवाइज सीड्स जो है वो प्लांट से अलग भी हो सकते हैं, जो सॉइल से अलग भी हो सकते हैं। सॉइल से अलग हो गया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्लांट को लगाया हुआ है तो क्या होगा, ये प्लांट को इतना अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसके इनिशियल ग्रोथ में, क्योंकि आधा प्रोसेस वो पहले ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैविंग द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डेवलप्ड बाय दिस मेथड। Many food, fruits and ornamental plants such as the banana, pineapple, rose, sugarcane, etc. are normally grown by the vegetative propagation. तो याद रखना है अगर आपको कि asexual reproduction किन किन प्लांट्स में होता है, तो बनाना, पाइनएप्पल, रोज, शुगरकेन, ये सारी चीज़ें, या फिर पोटैटोज, ऑनियन, ये सभी आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट प्रोसीड सीड्स, अब क्योंकि इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड्स नहीं लगाते, ठीक है। दे कैन ओनली बी प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, एग्जाम्पल बनाना एंड पाइनएप्पल। अब इन दोनों ही ये जो प्लांट्स है, बनाना हो या फिर पाइनएप्पल हो, इनमें बीज नहीं होता, इसमें सीड नहीं होती, इसलिए इन्हें या तो स्टैम, लीफ या आपके स्टैम, लीव्स की मदद से आप इसको ग्रो करते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, तो भाई वेजिटेटिव या फिर आपका ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कभी कभी हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी प्लांट की है वो नहीं चाहिए होती है, लेकिन क्योंकि वो पेरेंट प्लांट है तो वो नए प्लांट में भी आ जाती है, तो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट प्लांट ये सब आ जाएगी।
अब ऑल प्लांट्स आर वेल्यूनरेबल टू द सेम डिसीजेस। अब मान लीजिए कि किसी प्लांट में कोई डिसीज है, तो क्योंकि आपने उसी प्लांट से दूसरे प्लांट को ग्रो किया तो उसमें भी वो डिसीज आ जाएगी। In a population of plants produced by the seeds, the plants have variations and therefore only a part of the population may get affected by the specific disease. ठीक है, so well, अगर सीड से कोई प्लांट निकलता है तो उसमें इतनी डिसीज नहीं होती जितना आपका ये प्लांट में होता है। Germs can get passed from the parent to the offspring, which does not happen in plants produced by the seeds. अब सीड्स में से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें जर्म्स ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि सीड से एक नया प्लांट ही बनता है जो कि सॉइल के अंदर होता है। लेकिन अगर आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कोई प्लांट बना है तो दैट मीन्स कि उसमें जो भी डिसीज है या जो भी जर्म्स है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो चलिए, ये तो था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलते हैं अब नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो मेन पार्ट होता है वो होते हैं फ्लावर। ठीक है, सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपको याद रखना है कि वो सारे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स बेसिकली रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, तो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है बेसिकली। तो सम फ्लावर्स लाइक, अभी वो पॉलिनेशन क्या है वो मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। सम फ्लावर्स लाइक रोज, स्वीट पी कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और कौन सा फीमेल होता है ये अभी अपन आगे रिवाइज करते हैं। सो दे आर हेमोफ्रोबिएट्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, हेमेफ्रोबिएट्स कहते हैं, हेमेफ्रोबिएट्स, एंड आर नोन एज द कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो इनको अपन हेमोफ्रोबिएट्स इसलिए कहते हैं, फ्रोडिएट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फीमेल और मेल पार्ट इनका दोनों ही होता है इनमें। ठीक है, या फिर आप इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हो। कंप्लीट फ्लावर्स हैव द स्टैमन, पिस्टल, पेटल्स एंड सेपल्स। अगर अपन कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर में स्टैमन्स होते हैं, पिस्टल होता है, पेटल्स होता है और सेपल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा, स्टैमन, पिस्टल, पेटल्स एंड सेपल्स। ठीक है, चलिए। सो अदर फ्लावर्स लाइक कॉर्न एंड पपाया कंटेन ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल होगा या फिर फीमेल होगा। दे आर नोन एज इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जैसे कॉर्न और पपाया, इनमें सिर्फ एक ही चीज होती है, या तो मेल या फिर फीमेल। लेकिन जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें आपको स्टैमन, पिस्टल, पेटल्स और सेपल सब कुछ मिलेगा, जैसे कि आपका रोज और स्वीट पी। ठीक है, सो the stamen produces the pollen grains which contain the male reproductive cell, है ना। जैसे अपन ने बताया कि स्टैमन, सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो स्टैमन होता है बेसिकली, ठीक है, ये जो आपका स्टैमन है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है स्टैमन? स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। ठीक है, दीज आर सराउंडेड बाय द टफ प्रोटेक्टिव कोट विच सेव्स देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। अब इनके चारों तरफ ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड टाइप की होती है ताकि ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो ड्राई आउट ना हो पाए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि दो तरीके के भाई फ्लावर्स होते हैं। एक तो आपके होते हैं हेमोफ्रोडाइट्स जो कि आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, दैट इज स्टैमन, पिस्टल, पेटल्स एंड सेपल्स। और एक फ्लावर होता है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है या फिर जिसको इनकम्प्लीट कहते हैं, जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। अब फ्लावर में मेल पार्ट को कहा जाता है आपका स्टैमन, जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो है सेफ रहें इसके लिए ये एक अच्छी तरीके के प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होते हैं ताकि ये जल्दी से ड्राई आउट ना हो। The ovules present in the ovary in the lower part of the pistil contain the egg cell. Basically pistil में क्या होता है, pistil में होते हैं ovules जिसके अंदर होती है ovary। ठीक है, pistil के ovule में होती है ovary जिसके अंदर फीमेल egg होते हैं। ठीक है, तो फिगर shows the section of flower, इसमें आप section of flowers देखते हैं। The parts shown are found in the most of the flowers, जिसमें आपको most of the flowers में ये plants दिख जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये आपका क्या है,
स्टैमेन है, ठीक है। इस स्टैमेन में आपका ये जो कि मेल प्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, जिसके अंदर होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये है हमारा पिस्टल, जिसके अंदर क्या है, ओव्यूल है, जिसमें ओवरी है, और इसके अंदर एग्स होते हैं, जहां पर ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक नया सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। सो फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ऑकर हो इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो स्टैमेन से निकल करके कहाँ तक जाए, वो जाए पिस्टल के स्टिग्मा तक। कहाँ तक जाए, पिस्टल के स्टिग्मा तक। ये रहा पिस्टल और ये होता है इसका स्टिग्मा, ठीक है। सो द फर्टिलाइजेशन टू ऑकर द पॉलन ग्रेन मस्ट first be transferred from the stamen to the stigma of the pistil. The process of transference of the pollen grains from the anther to the stigma is called the pollination. हम इसे एंथर कहते हैं बेसिकली। तो एंथर से स्टिग्मा तक, ये क्या है आपका स्टिग्मा है, ये एंथर है। तो एंथर से स्टिग्मा तक जब ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। द पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ द ईदर द सेम फ्लावर or for the different of a different flower of the same kind. अब ये जो पॉलिनेशन है वो एक प्लांट में भी हो सकता है या फिर दूसरे प्लांट में भी हो सकता है। मतलब ये अगर एक प्लांट के अंदर फीमेल और मेल पार्ट दोनों है तो दैट मीन्स कि उसके पॉलन ग्रेन्स उसके खुद के फीमेल पार्ट में भी जा सकते हैं, या फिर किसी बर्ड के हवा की मदद से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये किसी और बेसिकली तो इंसेक्ट्स की मदद से ही ये जाते हैं। तो इंसेक्ट्स की मदद से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनकी बॉडी से चिपक करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक भी जा सकते हैं, लेकिन सेम ब्रीड के, ठीक है। तो अगर खुद में ये पॉलिनेशन हो रहा है, खुद के फीमेल पार्ट में अगर मेल पार्ट जा रहा है तो वो उसका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अगर किसी और फ्लावर में होता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफन इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली किसके कारण हो जाता है, या सेल्फ पॉलिनेशन भी किसकी वजह से होता है, विंड की मदद से, वाटर की मदद से, या इंसेक्ट्स की मदद से। विंड, हवा चली तो ये यहाँ से उड़ करके स्टिग्मा तक पहुँच गए, या फिर पानी डाला तो गिर करके यहाँ तक पहुँच गया, इंसेक्ट्स की बॉडी से टकरा करके पहुँच जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर पहुँच रहे हैं ये, और इसके हिसाब से सेल्फ या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स हेल्प इन द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। बेसिकली इंसेक्ट्स की मदद से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जब इंसेक्ट जैसे अपने फ्लावर्स के नेक्टर को पीने के लिए आते हैं तो इनकी बॉडी में ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो चिपक जाता है, और अगर जब ये उसी तरीके से जब दूसरे प्लांट में जाकर के उसके नेक्टर को पीने के लिए जाते हैं तो उनके स्टिग्मा तक ये गिर जाता है, तो जिससे वहाँ पर ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन की स्टार्ट हो जाती है, और इसे इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। सो इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल हेल्प इन द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, इनकी मदद से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द कलर एंड सेंट ऑफ द पेटल्स। ठीक है, ये जो पेटल्स होते हैं उनके कलर्स को देख करके इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उनको देख करके कि वाओ कितने सुंदर से फ्लावर हैं, वो देख करके उसके ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। अब इन फ्लावर्स में नेक्टर होता है, इसको ये कलेक्ट करते हैं, उसको वो पीते हैं। नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। ये जो फ्लावर का बेस होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर स्टिक टू द इंसेक्ट्स बॉडी। अब यहाँ पे जो एंथर है, ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, एंथर। तो ये एंथर जिसमें स्टैमन है, इसके एंथर में स्टैमन के अंदर जो पॉलन ग्रेन है ये इनकी बॉडी में चिपक जाता है ना। अब जैसे इनकी बॉडी में चिपकेगा, द ग्रेन्स गेट रब्ड ऑफ व्हेन द इंसेक्ट विजिट द अदर फ्लावर टू द कलेक्ट द नेक्टर। अब जैसे यहाँ पर ये बैठा, इसने इसका नेक्टर लिया, अब इसको और नेक्टर लेना है तो दूसरे फ्लावर में जाएगा, और इनकी बॉडी से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। फिर होता है विंड पॉलिनेशन। Wind help in transferring the pollen grain from one flower to the stigma of the other flower, है ना। एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में विंड भी हेल्प करती है, हवा से कहीं पहुंच गए उड़ करके। सो दिस हैपन्स मोस्टली इन द प्लांट्स विच हैव द फ्लावर विद स्मॉल पेटल्स और विद द नो पेटल्स एट ऑल। ये ऐसे फ्लावर्स में होता है जिसकी पेटल्स जो होती है वो काफ़ी कैसी होती है, छोटी होती हैं, या बिल्कुल पेटल्स नहीं होती। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और ऐसे विंड पॉलिनेशन जनरली उन सभी में होता है
जो विंड पॉलिनेशन के वजह से रिप्रोडक्शन उन प्लांट्स का होता है जिनके अंदर नेक्टर नहीं हो, क्योंकि कोई इंसेक्ट इन पर आकर के बैठेगा नहीं नेक्टर के लिए और दूसरे फ्लावर पर नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से जो ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इनका रिप्रोडक्शन फिर कैसे होता है, तो इनका होता है भाई विंड की मदद से, कि विंड की मदद से जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरे फ्लावर तक पहुँच गए। In the absence of the large petal, the anther and the pistils remain exposed to the wind, making wind pollination easier. अब क्योंकि पेटल्स नहीं होती तो जो इनका एंथर या फिर जो स्टिग्मा होता है या जो पिस्टल होता है वो पूरी तरीके से हवा में खुला हुआ रहता है, तो इसके अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो आसानी से हवा की मदद से इधर उधर चले जाएंगे। अगर पेटल्स रहेंगी तो पेटल्स की वजह से ये पॉलन ग्रेन्स नहीं मूव कर पाते आसानी से, लेकिन पेटल्स ही नहीं है, ओपन अपन ने रखा हुआ है, यहाँ पर खुला हुआ कोई अगर बीज रखे हुए या पॉलन ग्रेन्स रखे हुए तो वो आसानी से उड़ जाएंगे। ठीक है, सो कॉर्न, व्हीट एंड ग्रासेस, ठीक है, कॉर्न, व्हीट एंड ग्रासेस ऑल्सो डिपेंड ऑन विंड पॉलिनेशन। तो ये जो सारे हैं ग्रास है या फिर व्हीट, कॉर्न है, ये सभी विंड पॉलिनेशन पर डिपेंड करते हैं। फिर है आपका फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये तो अपन समझ गए कि भाई जो पॉलिनेशन है उसका मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचना, ये कहलाता है पॉलिनेशन। अब एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और पहुंच गया किसी, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये निकले और कहाँ पहुंच गए, दूसरे फ्लावर के या खुद के फ्लावर के स्टिग्मा तक। किसकी मदद से पहुंच गए, इंसेक्ट की मदद से या फिर विंड की मदद से। अब पहुंचने के बाद क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो द स्टिग्मा ऑफ ईच फ्लावर सिक्रिएट अ लिक्विड कंटेनिंग शुगर। अब ये जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये पूरा क्या है आपका स्टिग्मा, इसमें एक तरीके का लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि शुगर होता है। बेसिकली इनका जो खाना अपन को पता ही है कि जो भी फ्लावर फूड प्रोड्यूस करते हैं वो शुगर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो शुगर है वो यहाँ पर भरा हुआ रहता है। द पॉलन ग्रेन रिस्पॉन्ड टू द लिक्विड एंड स्टार्ट ग्रोइंग। अब जो पॉलन ग्रेन कहाँ से आए हैं, दूसरे किसी दूसरे फ्लावर के पिस्टल या एंथर से निकल के निकला हुआ है, तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ पर आया, इस स्टिग्मा में आया। अब ये जो लिक्विड यहाँ भरा हुआ है वो पॉलन ग्रेन उस लिक्विड में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, वहां पर जाकर के ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाएगा। However, the pollen grain starts growing only if the liquid is produced by the flower of its own spices. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई इंसेक्ट्स तो अलग अलग तरीके के फ्लावर पर बैठते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही वैरायटी के फ्लावर पर बैठे। तो अगर किसी और वैरायटी का फ्लावर किसी और वैरायटी के फ्लावर पर आकर के बैठेगा तो फिर ये वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सेम स्पाइस का या सेम वैरायटी का फ्लावर था तो वहां के जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ आकर के ग्रो करेंगे, ठीक है। दे डू नॉट ग्रो इफ दे लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट स्पाइसेस। अब डिफरेंट स्पाइसेस का ग्रो नहीं करेगा, सेम स्पाइस होना जरूरी है। सो पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन है वो एक थिन ट्यूब में आ जाते हैं। अ थिन ट्यूब कॉल्ड द पॉलन ट्यूब ग्रोन्स डाउन फ्रॉम द पॉलन ग्रेन थ्रू द पिस्टल, ठीक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है यहाँ पर दिख रही है आपको, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया, ठीक है, और इस पॉलन ट्यूब के साथ साथ वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा। पॉलन ग्रेन आया, लिक्विड को उसने पिया, ठीक है, या फिर लिक्विड में आकर के ग्रो किया और इस पॉलन ट्यूब की मदद से ये ग्रो करना शुरू कर देता है। द पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल सेल। अब ये जो पॉलन ट्यूब है बेसिकली ये क्या होती है, मेल सेल होती है, क्योंकि इसने पॉलन ग्रेन को ये क्या कर रहा है, ग्रो करवा रहा है। तो ये पॉलन ट्यूब जो कि मेल सेल है ये इस तरह से ग्रो करी। इट ग्रो अंटिल इट रीचेस द ओव्यूल एंड एंटर्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये है आपका ओव्यूल, ठीक है। तो ये तब तक ग्रो करता है जब तक कि इस ओव्यूल के अंदर ना पहुंच जाए। अब इस ओव्यूल में क्या होता है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर होते हैं एग्स जो कि फीमेल एग्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉलन ग्रेन लिक्विड में आता है धीरे धीरे पॉलन ट्यूब के फॉर्म में ये बढ़ता बढ़ता जाता है और ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि ये ओव्यूल तक ना पहुंच जाए। जैसे ही ओव्यूल में पहुंचता है द मेल सेल मूव्स इनटू द ओव्यूल एंड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म ज़िगोट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से निकले, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये जो मेल सेल्स थे ये फीमेल सेल्स के साथ में मिल गए और इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा एक नया चीज़ जिसको अपन कहते हैं ज़िगोट, ठीक है। तो ये ज़िगोट बन जाता है कब, जैसे ही ये जो पॉलन ट्यूब है ये ओव्यूल में जाती है और फीमेल और मेल गैमेट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं और ज़िगोट बनाते हैं, ठीक है। तो ज़िगोट जैसे ही बन जाएगा तो अब इसके बाद क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ज़िगोट,
ठीक है, zygote जैसे ही बन गया तो इसके बाद क्या होता है, द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टैमेंस वेदर अवे एंड फॉल ऑफ। ठीक है, ये जो स्टैमेंस और पेटल्स होती हैं ये हट जाती हैं, ठीक है, किसी भी उसकी, और सिर्फ क्या होता है, सीड्स फॉर्मेशन होता है। After the formation of zygote, the petals, sepals and stamen wither away or fall off. Often the style and the stigma also fall off. Only the ovary remains. ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये जो आपका स्टिग्मा है या फिर जो आपका पिस्टल है, ठीक है, पेटल्स है, सेपल्स है, सब कुछ हट जाते हैं, सिर्फ ये ओवरी रह जाती है। ठीक है, सो ओनली द ओवरी रिमेन्स। द ओव्यूल इन द ओवरी कंटेन अ सप्लाई ऑफ फूड। अब ये जो ओवरी को सप्लाई कौन देता है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो है आपका बेसिकली ये जो पोर्शन है ये क्या करता है, इन ओवरी को फूड का सप्लाई करता है। द zygote टेक्स इन दिस फूड एंड बिगिंस टू ग्रो बाय सेल डिवीजन एंड समटाइम्स इट बिकम अ एम्ब्रॉय। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है बेसिकली कि जैसे ही ओवरी बची, अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही जो मेल पार्ट था फ्लावर का, जो पॉलन ग्रेन्स थे वो बढ़ करके इंक्रीज होकर के पॉलन ट्यूब से ओवरी तक या ओव्यूल तक पहुँचे, तो अब जैसे ही पहुँचते हैं zygote बना लेते हैं। तो zygote बनाने के साथ ही जितना भी आपका पिस्टल है या फिर आपका जो पेटल्स है, सैपल्स है, ये सब टूट करके गिर जाते हैं, सिर्फ वो zygote रह जाता है जो कि ओव्यूल के अंदर है, उसको पूरा न्यूट्रिशन ओव्यूल से मिल जाता है। ठीक है, अब ओव्यूल्स के मिलने से वो धीरे धीरे ग्रो कर जाता है और एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एक तरीके से बड़ा सा एक पीस, ठीक है, एम्ब्रॉय बन जाता है। मीनवाइल द वॉल्स ऑफ द ओव्यूल्स डेवलप द हार्ड लेयर एंड फॉर्म्स द सीड। और इस तरह से अब जैसे एम्ब्रॉय बन जाता है तो जो ओव्यूल था जो कि न्यूट्रिशन दे रहा है वो धीरे धीरे हार्ड हो करके सीड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब ये सीड बन गया। अब एज द सीड्स फॉर्म द ओवरी बिगिंस टू स्वेल। अब जैसे ही सीड कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बाहर की जगह जैसे ही हार्ड हो जाती है, तो जो ओवरी है अब वो धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाती है, स्वेल होना शुरू हो जाती है, फूलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इन टाइम्स इट बिकम्स अ फ्रूट, और धीरे धीरे फूल करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सो अ फ्रूट इज एक्चुअली अ डेवलप्ड ओवरी। तो एक फ्रूट जो है वो बेसिकली एक डेवलप्ड ओवरी ही होता है। ये ओवरी थी जो उसकी डेवलप्ड हुई, zygote में कन्वर्ट हुई, zygote के बाद एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय के बाद ये जो इसके आसपास का हिस्सा था वो टफ होता गया, टफ होते होते ये जो ओवरी है वो स्वेल होना शुरू हो गई, स्वेल होते ये जो आपका टफ पोर्शन था वो अंदर रह गया। ठीक है, और ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। Some fruits such as mangoes and apples are the sweet and juicy. Some fruits such as almonds and walnuts are hard. A fruit can have one or more seeds inside it. और एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं। तो वेल आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट सेक्सुअली किस तरह से होता है। तो इसमें ज़रूरी होता है मेल एंड फीमेल सीड्स सेल्स का। तो ये सेल्स जैसे ही फीमेल में पहुँचती है तो ओवरी जो है बेसिकली आपके स्टिग्मा के अंदर होती है, वही सीड्स में कन्वर्ट होकर के ओव्यूल जो है उसका वो सीड्स में कन्वर्ट होकर के ओवरी जो है वो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से एक नया सीड मिलेगा जिसको अगर हम लगा दें तो एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका पॉलिनेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। अब है कि ये सीड्स जो है ये डिस्पर्स कैसे होते हैं। अब कुछ प्लांट्स के तो हम लगा देते हैं, जैसे वीट हो गया, ठीक है, इन सबको तो हम डिस्पर्स करते हैं और वो नया प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन आप देखते हो कि आसपास अचानक से प्लांट्स लगना शुरू हो जाते हैं जो कि सीड से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कैसे हो जाता है, तो सीड का डिस्पर्सल होता है कई तरीके से। तो आप प्लांट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, कोई भी एक प्लांट जो है वो बहुत नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करेगा। इफ ऑल दीज fall below the plant and start growing, they will not get enough space, water, mineral and sunlight, and they will not develop into the healthy plant. देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा मदर नेचर है उसने हर चीज़ को इस तरह से बनाया हुआ है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाए। लाइक कि किसी प्लांट के बहुत सारे सीड्स हैं, है ना, अगर वो वहीं गिर जाएंगे तो क्या होगा, सब वहीं के वहीं प्लांट ग्रो अगर करने लग जाएंगे तो सब में मारामारी होने लगेगी कि हमें भी मिनरल चाहिए, हमें भी पानी पीना है, हमें भी खाना खाना है, तो लड़ाई होगी और मतलब कोई भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सीड्स हैं इनका डिस्पर्सल हो। डिस्पर्सल मतलब यहाँ से वहाँ इनके पहुँचना ज़रूरी होता है। तो सीड्स का डिस्पर्सल एक्चुअल में करता कौन कौन है, तो चलिए इसको पढ़ने से पहले शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके एनिमल्स क्या करते हैं, उन सीड्स को खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स को खाया और जो उनका वेस्ट निकलता है
उनके वेस्ट, उनका वेस्ट जो है वो सॉइल में घुल जाता है और जो सीड उन्होंने खाया हुआ है उसकी जगह एक प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे किसी एनिमल ने, मान लीजिए एलिफेंट ने मैंगो को खाया, ठीक है, तो वो मैंगो को खाएगा और जो उसका सीड है वो उसके वेस्ट से निकल जाएगा। अब उसने यहाँ पर खाया एक जगह पर और 5-10 किलोमीटर दूर जाकर के उसका वेस्ट निकला, ठीक है, जो कि सॉइल में मिल गया। अब बारिश हुई और वो सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया, मतलब सीड से पौधा निकलना चालू हो गया। तो इस तरह से सीड डिस्पर्जल हो गया बाय एनिमल्स। इंसेक्ट से भी हो जाता है, ठीक है, या फिर हवा से, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो यहाँ वहाँ जो फ्रूट है वो उड़ करके चला गया, या फ्लावर उड़ करके इधर उधर चला गया, बीज यहाँ से वहाँ उड़ गया, उसके बाद फिर बारिश हुई और नया प्लांट लग गया। या फिर क्या हो सकता है कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, बारिश में बह कर के जो सीड्स हैं वो अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं, बहुत दूर दूर तक रिवर्स की मदद से भी पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से एक नया प्लांट जर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो फीड जो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स है ये नेचुरल प्रोसेस होती है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो मैनी ऑफ देम, जो कई तरीके की जो सीड्स हैं, ठीक है, अगर वहीं के वहीं गिर जाएंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। अगर एक ही जगह पर सारे गिरे हुए हैं तो उनमें सभी में पानी को, स्पेस को लेकर के, सनलाइट को लेकर के लड़ाई झगड़ा होगा और सारे प्लांट्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे और वो वहीं डाई हो जाएंगे। तो मैनी ऑफ देम में इवन डाई। नेचर हैज़ अरेंज सम एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल बाय विच द सीड्स ऑफ द प्लांट गेट स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। हमारी नेचर ने ऑलरेडी ऐसे एजेंट्स बनाए हुए हैं जो कि इन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, इसी को डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहते हैं। सो कुछ एजेंट्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, जैसे विंड। तो सीड्स ऑफ कॉटन और डैंडिलॉन हैव टिनी हेयर्स सराउंडिंग देम while the maple seeds has a wing attached to it. These adaptation helps the seeds to be carried by the wind. अब जैसे कॉटन का सीड्स है उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। मैपल का जो सीड होता है उसमें हल्के से विंग्स अटैच होते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जैसे इस पर हवा आती है तो ये उड़ करके यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और पहुँच जाते हैं। पानी क्या करता है, किस तरीके के सीड्स को लेकर के जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि पानी से भी सीड्स डिस्पर्जल होता है। तो the coconut seed has a thick coat of fiber that enable it to float in a water. अब ये जो कोकोनट का फ्रूट होता है, जो कोकोनट होता है, उसके ऊपर फाइबर की अच्छी तरीके से क्या होती है भाई, कोटिंग होती है, आपका फाइबर जूट लगा होता है, तो ये आसानी से उस फाइबर की मदद से पानी पे फ्लोट करता है और फ्लोट करके ये यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा और नया ट्री जर्मिनेट हो जाएगा। द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट दैट अनेबल्स इट टू फ्लोट। इसी तरीके से लोटस का फ्रूट भी क्या होता है, उसमें स्पॉन्ज होता है, तो वो भी आसानी से उस पर तैरता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। सो दीज प्लांट्स ग्रो नियर वाटर एंड देयर सीड्स आर कैरीड टू फार ऑफ प्लेसेस बाय द वाटर। इसलिए ये जो सीड्स है, ये जो कोकोनट है या लोटस है, ये पानी पर लगते हैं और पानी के आसपास वाली जगह पर लगते हैं, क्योंकि ये आसानी से उसमें तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूरी दूरी तक पहुंच जाते हैं। फिर है एनिमल्स। तो एनिमल्स कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया द सम सीड्स सच एज सैंथियम एंड टाइगर नेल हैव हुक्स और स्पाइंस विच हेल्प देम टू स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स और टू आवर क्लोथ्स एंड गेट कैरीड अवे। अब कुछ इस तरीके के आपने देखे होंगे सीड्स, तो ये हमारी बॉडी पर, हमारे कपड़ों पर या फिर एनिमल्स के फर पर चिपक जाते हैं और फिर यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सम सीड्स ईटन अलॉन्ग विद द फ्रूट पासेस आउट अनहार्म्ड इन द वेस्ट एंड जर्मिनेट वेयर दे फॉल। तो कुछ सीड्स, जैसा आपको मैंने समझाया था अभी कि कुछ सीड्स वो खा लेते हैं जो कि अगर वो च्यू नहीं करें, उसी शेप में अगर रहें और वो बाहर जब निकलता है वेस्ट के फॉर्म में, तो वो भी जर्मिनेट होकर के नया प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। Explosion of fruit. The fruit of geranium, balsam and pea burst on drying. अभी ड्राइंग होने पर burst होता है। These causes the seeds to be thrown away from the parent plant. और इस तरह से ये जैसे burst होता है तो अपने parent plant से दूर जा करके germinate हो जाता है। अब ये जर्मिनेट बार बार मैं वर्ड बोल रही हूँ, तो एक सीड जो है वो किस तरह से जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने का क्या मतलब होता है कि किस तरह से जो सीड है वो एक प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। अ सीड कंटेन्स अ प्लांट एम्ब्रॉय इन अ रेस्टिंग एज, ठीक है। अब बेसिकली सीड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीड कब बनता है कि जो आपकी ओवरी है, ठीक है, वो अंदर रहती है और उसके आसपास का जो ओव्यूल है वो धीरे धीरे हार्ड होकर के सीड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो फर्दर प्रोड्यूस होगा तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, लेकिन अंदर जो बीज है ना वो वहीं के वहीं रहता है। ओवरी तो फूल जाती है,
अब ये जो बीज है वो एक्चुअल में क्या है, एम्ब्रॉय है। एम्ब्रॉय मतलब जब मेल और फीमेल सेल मिले थे फ्रूट के प्लांट के, तो वो जैगॉट बनाते हैं जो कि डेवलप होकर के थोड़ा बड़ा होता है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एम्ब्रॉय कहते हैं। तो सीड क्या है, सीड कंटेन्स अ प्लांट एम्ब्रॉय इन अ रेस्टिंग स्टेज। तो इस स्टेज, इस पे अंदर एम्ब्रॉय ऑलरेडी रहता है। It can begin to grow only under favorable condition. अगर इसको फेवरेबल कंडीशन दी जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पानी, टेम्परेचर दिया जाए, तो ये भी क्या कर जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएगा। तो द सीड मस्ट गेट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। अगर इसको सॉइल से मॉइस्चर ऑक्सीजन मिला तो ये जो एम्ब्रॉय है, ठीक है, जो कि एक ग्रोइंग प्लांट हो सकता है, उसको ये सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और ये ग्रो कर जाएगा। तो मोस्ट सीड्स नीड वार्मथ एज वेल, और कुछ सीड्स को वार्मथ भी चाहिए होती है। सो व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल, जर्मिनेशन बिगिंस। और अगर ये सारी चीजें हैं कि अगर इस सीड्स को ऑक्सीजन मिल जाए, इसको मॉइस्चर मिल जाए, इसको अगर वार्मथ मिल जाए, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करना चालू कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जर्मिनेशन इज द अर्ली ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स सीड्स। किसी भी प्लांट का उसके सीड से ग्रो करना जर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, इट बिगिंस विद द इनटेक ऑफ वाटर बाय द सीड। सबसे पहले आपको सीड के ऊपर पानी डालना पड़ेगा। द एंजाइम इन द सीड स्टार्ट फंक्शनिंग व्हेन दे गेट वाटर। अब इसके अंदर एंजाइम्स है जो कि अभी एनर्जी नहीं लिए हुए हैं, तो लेकिन जैसे ही पानी मिलता है तो ये एंजाइम काम करना शुरू कर देते हैं। दीज एंजाइम चेंज द स्टोर्ड फूड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका ओव्यूल है, एक तरीके का हार्ड ओव्यूल, जो कि जिसके अंदर एम्ब्रॉय है। इस ओव्यूल के अंदर फूड था, लेकिन उसको पानी दे दो तो वो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे ही पानी डाला तो एंजाइम ने काम किया और जो भी खाना था इसके अंदर वो सॉल्युबल फॉर्म में हो गया, जो कि इस एम्ब्रॉय को जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, दिस सॉल्यूशन देन डिफ्यूजेस इनटू द रेडिकल एंड प्लूमल एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग। अब इसके अंदर रेडिकल एंड प्लूमल होता है, उसके अंदर ये जाना शुरू हो जाएगा और ये सीड्स आपका ग्रो करेगा। The radical starts growing first and pushes down in the soil. ये जो रेडिकल है इस तरह से ये नीचे की तरफ जाएगा और सॉइल के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। It becomes the root. और ये जो रेडिकल है वो ये जो रेडिकल होता है बेसिकली ये रूट बनता है। क्या है यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर बना हुआ था ये अंदर जाएगा और इससे आपकी दो चीजें बनेगी, एक तो रेडिकल और एक प्लूमल। ठीक है, सो जो रेडिकल है ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है और द प्लूमल स्टार्ट्स ग्रोइंग। और ये जो प्लूमल है ये ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू होता है। इट पुशेस अप एंड ग्रोज इनटू द शूट एंड लीव्स। ये ऊपर की तरफ जाता है और लीव्स में और शूट में ग्रो करना शुरू कर देता है। The leaves start to make food by the photosynthesis and thus the plant begins to depend on its own food. अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये जो सीड है जैसे ही वो प्लांट में कन्वर्ट हुआ तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपना खाना बनाना चालू कर देंगे। तो क्या हुआ, चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कैसे ये जो छोटा सा आपका एक बीज है उसकी मदद से कैसे प्लांट बनता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो जैसे ही ये सीड्स जो कि आपके सॉइल के अंदर होता है, तो सीड बेसिकली क्या है, आपका ओव्यूल जो कि हार्ड फॉर्म में है, लेकिन उसके अंदर क्या है, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय मतलब एक छोटा सा ग्रोइंग स्टेज का सेल। ठीक है, अब आपने एम्ब्रॉय को डाल दिया सॉइल के अंदर। अब इस एम्ब्रॉय के आसपास जो ओव्यूल है उसके अंदर होता है फूड, लेकिन थोड़ा सा सूखा हुआ। जैसे ही पानी मिलता है तो एंजाइम्स उस पर काम करते हुए वो सॉल्युबल फॉर्म में हो करके उस एम्ब्रॉय को फीड करना शुरू कर देता है। जैसे उस एम्ब्रॉय को फीड करना शुरू करता है उसमें से दो चीजें निकल जाती हैं, एक तो होता है रेडिकल एंड एक होता है प्लूमल। रेडिकल जो है वो सॉइल के अंदर की तरफ जाता है, रूट में कन्वर्ट होता है, और जो आपका प्लूमल है ये ऊपर की तरफ जाकर के शूट में और लीव्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बड़ा होकर के प्लांट बनेगा। प्लांट बनेगा तो लीव्स आएंगी, लीव्स आएंगी तो क्या होगा, सनलाइट, वाटर और आपकी ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करके अब अपना फूड खुद बना लेगा और इसके अंदर जो बीज था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ, जैसे ये लीव्स आती हैं ये अपना खाना खुद बनाता है और ये चीज धीरे धीरे हट जाती है। क्लियर, आई बात समझ में। तो इस तरह से ये जो सीड्स है वो जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ लिया कि किस तरह से जो पॉलिनेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक बार इन शॉर्ट चलिए फिर से मैं आपको समझा दूं। ये है आपका एक प्लांट, जो कि कैसा प्लांट है, ये एक आपका
बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, जिसमें आपका एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है और ओवरी भी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है एंथर जो है, ठीक है, इसको इसमें देखिए बेसिकली ये आपका स्टिग्मा होता है, ठीक है, यहाँ पर लगा होता है आपका एंथर जिसमें ये है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स हवा की मदद से मान लीजिए आ गए स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर आए पॉलन ट्यूब्स में, ठीक है। अब यहाँ पे होता है आपका भरा हुआ शुगर जिसमें ये धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये वाला हर जरूरी नहीं है कि हर पॉलन ग्रेन इसमें ग्रो करे, कोई एक आध जाकर के इसमें ग्रो करेगा। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया, पॉलन ट्यूब्स में होते हुए उसने सारे न्यूट्रिशन को लिया और कन्वर्ट हो गया पॉलन ट्यूब में, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हुआ यहाँ पर और सीधे जाकर जुड़ गया आपके फीमेल पार्ट में जिसमें ओव्यूल में, ओव्यूल से जाकर के अटैच हो गया। अब इस ओव्यूल के अंदर थे एग बहुत सारे, इसमें से कोई भी एक एग जाकर के इसके साथ में मिलेगा और ये क्रिएट करेंगे एक जायगोट। अब ये ओव्यूल वहीं का वहीं है और अंदर क्या बन गया है, जायगोट। अब ये जायगोट धीरे 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 बढ़ता हुआ इस फॉर्म में आ जाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये बाहर का जो ओव्यूल है वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है और ये अंदर जो फीमेल और मेल मिले हैं ये मिलकर के जायगोट बना लिए हैं और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस तरह से ग्रो करके एम्ब्रॉय बना लेता है और ये ऊपर का ओव्यूल क्योंकि हार्ड हो गया तो ये सीड बन गया, ठीक है, जिसको अपन सीड कोट कहते हैं, ठीक है। ये होता है एंडोस्पर्म जिसके अंदर और ये बढ़ सकता है, ये है एम्ब्रॉय, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर आपने इसको ऐसे ही लगा छोड़ दिया तो और धीरे 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 ये जो ओवरी है ये आपकी फूल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपको सीड्स मिल जाएंगे। अब ये जो सीड्स है अगर आपने इसको डाल दिया किसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो ये जो एम्ब्रॉय है इसको धीरे धीरे ये खाना मिलता रहेगा। फिर इसमें दो पार्ट निकलेंगे, ठीक है, दो पार्ट्स के नाम है फिर से याद दिला दूँ आपको, रेडिकल एंड प्लूमल। तो रेडिकल जो है ये आपके रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लूमल है वो आपके शूट्स में और लीव्स में कन्वर्ट होगा और फिर ये अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस थी भाई आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए एक फटाफट से रिकैप देख लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और हमने क्या क्या रिवाइज किया। तो ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। हाँ, सारे ऑर्गेनिजम्स अपने खुद के ओन काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो। इन प्लांट्स के हम बारे में पढ़ रहे थे, तो जो प्लांट्स है उसमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी नेचुरल मेथड्स हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। सो ये तो कुछ नेचुरल मेथड्स थी। हमने कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी पढ़ी थी, कटिंग, ठीक है, कटिंग, ड्राफ्टिंग, ओके, तो ये सारी आर्टिफिशियल मेथड्स थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जिसमें फीमेल और मेल गैमेट्स जब मिल जाते हैं तो उससे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो जनरली उसमें होता है जिसमें फ्लावर्स हो और फ्लावर्स के साथ साथ जिसमें मेल फीमेल दोनों हो या फिर एक फीमेल एक मेल हो। In vegetative propagation, new plants are produced from the different vegetative parts of the leaves, stems and roots. तो आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको कहते हैं, जिसमें नए प्लांट्स जो हैं वो स्टैम से, रूट से या लीव से प्रोड्यूस होते हो। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर ही होता है। A flower may be unisexual with either the male or the female reproductive part। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही चीज़ है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। द मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन द ओव्यूल। तो ये ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होते हैं, तो ये स्टिग्मा में होता है ओव्यूल और एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। The pollination is the process of the transfer of pollen grains from the anther to the one flower to the stigma of the same or another flower। पॉलिनेशन कब होता है, या ये जो नया रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है पॉलिनेशन से, जब किसी प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी प्लांट के या किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के अंदर प्रेजेंट होने वाले ओव्यूल में अगर ये चले जाएं ग्रो करने के बाद, तो फिर ये पॉलिनेशन की प्रोसेस और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है।
तो पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो अपने सेम प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पर, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है किसी दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंच जाए तो उसे आप उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही फ्लावर एक ही स्पाइस के हो, एक ही काइंड के हो। पॉलिनेशन टेक प्लेसेस इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, इंसेक्ट। अब किसी दूसरे प्लांट में या सेम प्लांट में ये विंड, वाटर और इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, ये मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने को, फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड द ज़ायगोट। ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे ज़ायगोट कहते हैं। ज़ायगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होकर के एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है। और फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी वेयर इज द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। ओवरी जो है वो फ्रूट में और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, विच कंटेन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। ये याद रखिएगा, है ना। फ्रूट जो है वो ओवरी में, ओवरी जो है वो फ्रूट में, और जो आपका ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर एम्ब्रॉय होता है। सीड डिस्पर्जल कैसे होता है? तो द सीड डिस्पर्जल एडेड बाय द विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड डिस्पर्जल हेल्प्स टू द प्लांट टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, avoid competition for sunlight, water and minerals and invade new habitats। ठीक है, तो इस तरह से हमने खत्म कर लिया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें हमने सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन किस तरह से होता है, इस चीज़ को सब कुछ फिर से रिवाइज कर लिया है। इस चैप्टर के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं 7th साइंस के, जो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। करना क्या है, कैसे देखेंगे? तो इसके लिए www.magnetbrains.com पर जाइए। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नीचे क्लासेस और वन शॉट रिवीजन वीडियोस दिखेंगे। आपको वन शॉट रिवीजन पर जाना है तो आपको इस तरह से फोल्डर्स दिख जाएंगे। आप 7th क्लास के हैं तो 7th क्लास पर क्लिक करें। 7th क्लास पर क्लिक करते साथ ही आपको सारे रिवीजन वीडियोस दिख जाएंगे, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते साथ ही वीडियो हो जाएगा ओपन, जिस भी चैप्टर का रिवीजन करना है आपको दिख जाएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, चैप्टर समझ में आएगा। ये एक रिवीजन वीडियो है, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स हम शॉर्ट में कवर किए हो। इसका डिटेल वर्जन जो है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएगा, कंप्लीट चैप्टर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ आप चैनल को शेयर कर सकते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो कि आपसे बड़ी या छोटी क्लासेस में हैं, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।